हेलो एवरीवन, होप यू आर गुड टुडे। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हमने वर्क एंड टाइम को डिफाइन करा और कुछ एक अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। सो वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। हम डिस्कस करना आज चाहेंगे कि और कैसे अच्छे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं इन द सेम टॉपिक वर्क एंड टाइम। तो पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन देखे थे और कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा था। तो चलिए अब थोड़ा सा लेवल हम इंक्रीज करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हमारा जो फाउंडेशन है, जो बेसिक प्रिंसिपल है आज जेनिक एजुकेशन में, हम यही चाहते हैं कि 0 लेवल से स्टार्ट करके मूव टू द एडवांस लेवल, सबसे अच्छे लेवल तक पहुंचे। बट हाँ, अगर आप डायरेक्टली एडवांस क्वेश्चंस पे जाएंगे सो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा और हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन भी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमें वो ऐसा नहीं करना, हमें बिल्कुल स्मूथली एक कर्व को हमारे ऊपर बढ़ाना है, लर्निंग कर्व को बिल्कुल स्मूथ रखना है। तो अब चलिए हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन इन द सेम टॉपिक वर्क एंड टाइम। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ा जाए। An agency undertakes to lay a road of 12 kilometers in 350 days and employs 45 men. Okay? So an agency undertakes to lay a road. मतलब कोई एजेंसी है, वो क्या कर रही है? They are going to construct a road. और कितने दिनों में? 350 days में. Okay? और कितने लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय किया? 45 लोगों को। अब रोड कितनी बनाना चाह रही है? They are trying to construct a 12 kilometer road. Okay? 12 किलोमीटर की रोड बनाना चाह रही है। अब आफ्टर 200 डेज ओनली 4 किलोमीटर रोड इज कंप्लीट। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक यहां पे लगाइए। क्या बोला कि 200 दिनों बाद तो हमने ये देखा कि सिर्फ 4 किलोमीटर रोड ही बनी, ओनली 4 किलोमीटर रोड इज कंप्लीट। सो नाउ द चैलेंज इज हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन मस्ट द कंपनी एम्प्लॉय, ओके, मस्ट द कंपनी डिप्लॉय टू फिनिश द वर्क इन टाइम। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। देखिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो 70% एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, आप जब क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे। तो जेनिक एजुकेशन में यही स्पेशलिटी है कि हम आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन डिटेल में समझाते हैं। क्वेश्चन को आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से, ताकि आप क्वेश्चन को समझ के इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर पाए, ना कि डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक एजेंसी ने कोई काम लिया रोड बनाने का, कि उनको रोड बनाना था 12 किलोमीटर्स और 350 डेज में कंप्लीट करना था, और उसके लिए उन्होंने 45 का लेबर फोर्स लगा दिया। लेकिन हुआ क्या कि 200 दिन बाद सिर्फ 4 किलोमीटर रोड ही बन पाई। अब कैसे ये हमने एनालाइज किया, देखिए अगर 350 डेज आपको मिले हैं 12 किलोमीटर की रोड बनाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका हाफ, 350 का हाफ इज 175 डेज में 6 किलोमीटर रोड बन जानी चाहिए थी। ओके, 6 किलोमीटर रोड बन जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या एक्चुअल में कि 200 दिनों में सिर्फ 4 किलोमीटर रोड ही बन पाई। तो जहां पे 350 दिनों में 12 किलोमीटर बनानी थी, वहां पर 200 दिनों में सिर्फ 4 किलोमीटर रोड ही बनी। तो आप सोचो ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसा क्यों हो रहा होगा कि जो टारगेट 12 किलोमीटर का 350 दिनों में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, सिर्फ 4 किलोमीटर ही बना? इट इज बिकॉज 2 गलतियां हो सकती हैं। देखिए पहली गलती क्या, जिस एजेंसी ने वर्क लिया करने के लिए, जिस एजेंसी ने काम लिया, उन्होंने कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट करके ये अपना अजम्पशन दे दिया कि हाँ 350 दिनों में 12 किलोमीटर रोड बना देंगे। ओके, ऐसा उन्होंने सोच लिया, उन्होंने अज्यूम कर लिया कि हम हाइपर एक्टिवली काम करेंगे और ये काम को इतने दिन में कंप्लीट कर देंगे। दूसरा क्या हो सकता है कारण, द सेकेंड रीजन में भी, कि जो लेबर है जिनको उन्होंने डिप्लॉय किया है इस रोड को बनाने के लिए, उन्होंने काम चोरी करी। ओके, दे माइट हैव डिलेड दिस वर्क। ओके, वो हो सकता है कि आलस की वजह से या कोई भी XYZ रीजन की वजह से उन्होंने काम नहीं करा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन मेक द फाउंडेशन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप जब फील्ड में जाएंगे, आगे इंजीनियरिंग में जब जॉब करने जाएंगे, सो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको भी फेस करनी पड़ सकती हैं। आप एक टीम को मैनेज करेंगे, एक सीनियर पोजीशन पे जाएंगे, आपका खुद का कुछ काम करेंगे, सो यू विल फाइंड कि इस तरह की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, प्रैक्टिकल जगह पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस को अप्लाई करना पड़ सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि गड़बड़ी कहीं ना कहीं तो है, लेकिन एग्जैक्टली कहां पे है उसको हम मैथमेटिकली समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखेंगे कि कंडीशन क्या है, 350 दिन 45 मैन 12 किलोमीटर रोड। अब देखिए ये जो हमने कंडीशन लिखा था कि M1 R1 T1 अपॉन W1 M2 R2 T2 अपॉन W2, ये कंडीशन में जो लिखा था,
इस कंडीशन को अब हम ऐसा ना लिख के थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इक्वेशन फॉर्म से बाहर आते हैं थोड़ा सा धीरे धीरे। एप्टीट्यूड से हम क्या करेंगे, एप्टीट्यूड में हम कोशिश ये करेंगे कि इक्वेशंस का इस्तेमाल कम से कम हो ताकि मेंटल कैलकुलेशंस फास्ट हो सके। तो इस कंडीशन को अब हम लिखेंगे कुछ इस तरह से। तो मैंने कुछ नया नहीं करा, मैंने क्या करा, मैंने जो 4 पैरामीटर्स हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, वर्क एंड टाइम में सिर्फ और सिर्फ 4 ही पैरामीटर्स होते हैं, इन 4 पैरामीटर्स को ऐसा सीक्वेंस में लिख दिया। ओके, नाउ अब यहां पर हम कंडीशन को फिल करेंगे। तो कंडीशन क्या दी है कि 45 लोगों को लगाया गया टू कंप्लीट अ रोड ऑफ 12 किलोमीटर्स इन 350 डेज। ये काम को मुझे करना है, ऐसा मुझे बोला गया। लेकिन हुआ क्या, जो कंडीशन हुई उसको हम यहां पे लिख देते हैं कि 45 लोगों ने 200 दिनों में सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर की रोड ही बनाई। सो यू कैन सी ओनली 4 किलोमीटर रोड इन बाय दिस 45 डेज, 45 पर्सन्स इन 200 डेज। तो प्रॉब्लम कहां हुई, देखिए हमारे पास यहां पे एक पैरामीटर खाली है, कौन सा, रेट का। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 45 लोगों को 350 दिनों में रोड बनानी थी, तो उनको अज्यूम किया गया था कि R1 की रेट से काम करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने बेसिकली R2 की रेट से काम करा, जहां पर R2 इज लेस देन R1। मतलब कि जो लेबर था उस लेबर ने उस रेट से काम नहीं करा जिस रेट से एजेंसी ने सोचा था कि इस रेट से काम करेंगे। तो ये R1 क्या हुआ, ये अज्यूम्ड रेट हो गई कि ऐसा अजम्पशन लिया था ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ कौन सा, ये वाली रेट से, R2 की रेट से। मतलब अब एजेंसी के पास सामने चैलेंज क्या है कि 200 दिनों में 4 किलोमीटर रोड बनाई है इन 45 लोगों ने। सो क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन, एक्स्ट्रा और कितने लोग एम्प्लॉय किए जाएं ताकि ये काम जो है टाइम पे कंप्लीट हो जाए। अब आप सोचिए एक्स्ट्रा लोग क्यों लगा रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या कहा था, मैन पावर बढ़ाने से वर्क डन बढ़ेगा। तो यहां पर अब एजेंसी को समझ में आ गया कि रेट तो यही रहेगी R2, मतलब लेबर अपनी रेट नहीं बढ़ाएंगे। आप उनको बोलो कि नहीं आप 9 घंटे की जगह 10 घंटे करो, 15 घंटे करो, दे विल नॉट डू दैट। सो इट मींस रेट हमारा R2 कांस्टेंट रहेगा, चेंज क्या हो सकता है, मैन पावर। अब अगली जो कंडीशन है उसको हम इसके जस्ट बाद वाले कॉलम में लिखेंगे। देखिए 3 कंडीशन हो गई, पहली तो वो जो अज्यूम्ड थी, दूसरी वो जो प्रैक्टिकली हुई, और तीसरी वो जो होनी चाहिए, जो हम चाहते हैं हो जाए। सो देखिए तीसरी कंडीशन के लिए अब क्वेश्चन बोलता है कि कितने लोग लगाए जाए ताकि टाइम पे काम खत्म हो जाए। टाइम पे खत्म होने के लिए 350 में से 200 दिन तो गए, तो बचा क्या, 150 दिन। तो मेरे पास 150 डेज है, और 12 में से 4 किलोमीटर रोड तो बन गई, तो बची कितनी, 8 किलोमीटर रोड। तो ये 8 किलोमीटर रोड बनाने के लिए रेट क्या होगी, ऑब्वियसली वही रेट जिससे लेबर काम कर रहा है, ये तो अज्यूम्ड है। तो रेट विल बी R2। ओके, नाउ व्हाट इज द मैन पावर। तो देखो 45 लोग तो लगे ही थे ऑलरेडी, तो एक्स्ट्रा कितने लगाने, लेट्स अज्यूम कि हम x लोगों को एक्स्ट्रा लगा देते हैं, x एक्स्ट्रा पर्सन, एक्स्ट्रा लेबर हम यहाँ पे लगा देते हैं। सो हमारे पास कंडीशन बन गई, दिस इज योर M1 R1 T1 W1 M2 R2 T2 एंड W2। तो लॉजिक को समझिए, इस इक्वेशन में हम किस चीज को फिट करते हैं, कौन सी कंडीशंस को यहाँ पे फिट करा जाता है, वो कंडीशंस को नहीं जो अज्यूम्ड थी। ओके, वो कंडीशंस फिट होती हैं जो प्रैक्टिकली हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, ये प्रैक्टिकली तो नहीं हो रहा, ये तो अज्यूम था कि ऐसा होगा, लेकिन ये तो गलत रहा। तो हुआ क्या एक्चुअल में, ये वाला, और होने क्या वाला है, ये वाला। सो जस्ट इक्वेट दीज टू वैल्यूज। तो यहां पर M1 हो जाएगा 45, रेट ये वाली रेट R2 इंटू टाइम पीरियड इज 200 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 45 प्लस x इंटू R2 इंटू टाइम पीरियड इज 150 डेज अपॉन दिस द वर्क डन इज 8। सो यहां पे आप देख सकते हैं R2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, x। सो फाइंड कीजिए x का वैल्यू और कमेंट में बताइए कि क्या आंसर आ रहा है आपका। ओके, सो दैट वी कैन डिस्कस। चेक करिए, जिनका आंसर आ गया है वो आपने कमेंट में देखेंगे, आप कमेंट में जाके देखेंगे, आपको आंसर दिख जाएगा। और कोई डाउट आपको इस क्वेश्चन में आ रहा हो, कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, सो डेफिनेटली हमें कमेंट में बताइए, सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन। ओके, सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज करते हैं और थोड़ा और पैटर्न सीखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए हमने कंडीशन तो समझ ली है कि हाँ वर्क एंड टाइम में एक यूनिवर्सल इक्वेशन होता है, उस यूनिवर्सल इक्वेशन को अप्लाई करना सीख लिया, प्लस साथ ही साथ हमने उस यूनिवर्सल इक्वेशन को लिखने का एक डिफरेंट तरीका भी समझ लिया। ओके, सो
अब अगला क्वेश्चन हम और थोड़ा सा उसी मेथड को और इम्प्रूव करते हुए सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन सेज कि अ फोर्ट हैड प्रोविजंस फॉर 150 मेन फॉर 45 डेज। आफ्टर 10 days 25 men left. How long will the food last at the same time? Okay, at the same rate. So क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक फोर्ट में प्रोविजन है फॉर 150 men, 150 लोगों के रुकने के लिए एक प्रोविजन है। ओके, कितने दिनों के लिए? 45 days। लेकिन हुआ क्या, आफ्टर 10 days 25 men left। नाउ अब लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट मतलब क्या ये छोड़ के चले गए या फिर बचे? क्योंकि लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट में आपने सुना होगा, इफ आई से आई हैव दिस मच ऑफ अमाउंट लेफ्ट, मतलब मेरे पास इतना अमाउंट बचा है। सो क्या मीनिंग होना चाहिए यहाँ पे लेफ्ट का? सो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सो इट सेज आफ्टर 10 days 25 men लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब यहाँ पे है कि 25 लोग, 25 men लेफ्ट द फोर्ट, उन्होंने फोर्ट को छोड़ दिया। फोर्ट को छोड़ दिया ऐसा हमने क्यों कहा? बिकॉज देखिए लेफ्ट का यहाँ पर बेसिकली एज अ वर्ब यूज हो रहा है। ओके, एक वर्ब, जैसे अब वर्बल एबिलिटी में इस चीज को हम और फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट इज बेसिकली अ वर्ब, एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है, एक्शन की तरह एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि 25 लोगों ने छोड़ दिया। ओके, अगर ऐसा लिखा होता आफ्टर 10 days 25 men वर लेफ्ट, ओके, वर लेफ्ट लिखा होता, बीच में वर वर्ड भी अगर यूज होता तब हम मानते कि हाँ 25 लोग बचे हैं। बट अभी क्या मतलब हुआ, 25 men लेफ्ट मतलब 25 लोग चले गए। सो फर्दर क्वेश्चन सेज कि हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट एट द सेम रेट। अगर इसी रेट से फूड का कंजम्पशन होता रहे, ओके, और हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट, तो कितना अमाउंट ऑफ फूड, जो अमाउंट ऑफ फूड बचा है वो कितने दिनों तक एक्सटेंड हो सकता है, कितने दिनों तक खत्म होएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला उसने कि प्रोविजन है, मतलब उनके लिए लेट सपोज फूड है, लेट सपोज लड्डू रखे हैं खाने के लिए। ओके, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम वर्क एंड टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इफ वी अज्यूम द वर्क इज लड्डू बनाना। ओके, लड्डू खाना, लड्डू बनाना, कोई सा भी वर्क आप अज्यूम कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर 150 लोगों के लिए 45 दिन का खाना रखा था और उसमें से अगर 25 लोग चले गए, ओके, तो ऑब्वियस सी बात है जो बचे हुए लोग हैं उनको जो समय लगेगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा लगेगा। ओके, कैसे हम समझ सकते हैं ये? देखिए 150 लोग 45 दिन तक खाते हैं, ऐसा हमको बोल दिया। क्या बोला? 10 दिन बाद 25 लोग गए, मतलब 10 दिनों तक तो पूरे के पूरे 150 लोगों ने फूड का कंजम्पशन किया होगा। ओके, ऑल दीज 150 men had consumed food for 10 days because there is a provision for 45 days. Now since the 25 people left after 10 days, तो अब हमारे पास जो बचे हुए लोग हैं कितने हो जाएंगे? जरा इमेजिन कीजिए, कैलकुलेट कीजिए फटाफट से। इट इज 125 men। सो 125 men के लिए जो फूड है वो कितने दिनों तक चलेगा? ऑब्वियस सी बात है कि अगर 10 days हम इसमें से कम करें तो 35 days होते हैं, तो क्या हमारा आंसर 35 days होगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि 35 days तो तब लगते जब पूरे 150 लोग फूड का कंजम्पशन करते। लेकिन अभी वो लोग चले गए, 25 लोग तो चले गए, तो 125 लोग, 125 जो पर्सन्स बचे हैं वो कितने दिनों में उस फूड को कंज्यूम करेंगे? तो एक छोटा सा यहाँ पे अब फ्रेम बना सकते हैं कि हाँ जो आंसर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 35। ओके, ग्रेटर देन 35, क्योंकि 35 दिन तो तब लगते जब 150 लोग खाते, लेकिन अब तो 125 ही है, तो ऑब्वियस सी बात है। अब दूसरा पॉइंट ये कि अगर 25 लोग चले गए तो क्या बचे हुए लोगों का रेट ऑफ कंजम्पशन बढ़ जाएगा? क्या वो ज्यादा खाने लगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, ऐसा हम नहीं अज्यूम करेंगे कि जो लोग बचे हुए हैं वो लोग ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। और जब मेंशन नहीं होता, जो हमारा एग्जांपल था कंपनी वाला, वही का वही हम वापस से रिवाइज कर लेंगे कि अगर 1000 लोग हैं कंपनी में, सबका ड्यूटी टाइम मॉर्निंग 9 to इवनिंग 6 है, तो अगर 2000 भी हो जाते हैं तो ड्यूटी टाइम विल रिमेन फ्रॉम 9 to 6। सेम उसी तरह से जो कंजम्पशन है फूड का, जितने हिसाब से जिस रेट से ये लोग कंज्यूम कर रहे थे वो कंजम्पशन तो उसी रेट से चलेगा, चाहे 25 लोग चले जाए या 25 लोग और ऐड हो जाए। तो कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन विल नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हम क्या सीखते हैं कि 150 लोग अगर कंज्यूम करते तो 45 दिनों तक चल जाता, फूड चल जाता। ये कंडीशन हमारी पहली गिवन है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला हमने पिछली बार बनाया था, मैन पावर, रेट, टाइम और वर्क डन। ओके, ये 4 पैरामीटर्स हमने कहे कि इस तरह से 4 पैरामीटर्स होते हैं, तो उन्हें आप लिख लीजिए और लिख के
कुछ इस तरह से एक वर्टिकल कॉलम में ऐसा अरेंज कर लीजिए। नाउ सबसे पहली कंडीशन क्या दी है कि 150 लोग कंजम्पशन कर रहे हैं। ओके, कितने दिनों तक कर रहे हैं? 45 डेज तक कर रहे हैं, 45 डेज तक। अब कंजम्पशन क्या कर रहे हैं? लेट सपोज लड्डू खा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा। अब रेट की बात करें तो यहां रेट क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द रेट एंड व्हाट शुड बी द वर्क डन, दोनों कंडीशन को हम समझते हैं। तो देखिए, रेट मतलब क्या हुआ? एक पर्सन के काम करने की क्षमता, पर डे की एफिशिएंसी। तो यहां पर एफिशिएंसी किस वे में नापी जा रही है? यहां पर एफिशिएंसी नापी जा रही है कि कितने फूड को कंज्यूम किया जा रहा है बाय ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति कितना फूड कंज्यूम कर रहा है। सो मैं ऐसा मान लेता हूं कि हर एक व्यक्ति एक दिन में एक लड्डू खाता है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मैंने क्या कहा कि मैं ऐसा मान लेता हूं एक दिन में एक पर्सन एक लड्डू खाता है। आपको चाहिए तो उसको 2 ले लीजिए, आपको चाहे तो उसको 100 ले लीजिए, आपको चाहे तो 10 ले लीजिए। मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि एक दिन में एक पर्सन एक लड्डू खाता है। अब अगर एक दिन में एक पर्सन एक लड्डू खाएगा तो 150 लोग एक दिन में कितना कंज्यूम करेंगे? 150। और अगर 45 डेज तक ही ऐसा करते चले जाएंगे सो दे विल कंज्यूम 150 इंटू 1 इंटू 45। ओके, एक दिन में 150 लड्डू का कंजम्पशन हुआ और 45 डेज तक ऐसा कंजम्पशन होना है। इसी लेवल से 150 इंटू 45 इंटू 1 इज द टोटल नंबर ऑफ फूड। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ फूड, या कहा जाए टोटल नंबर ऑफ लड्डू वहां पे एग्जिस्ट करने चाहिए। नाउ व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ दिस 150 इंटू 45? देखिए, आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और इसकी मैं आपको ट्रिक भी समझा देता हूं। देखिए, किसी भी नंबर को अगर मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना है, सो 15 से मल्टीप्लाई क्या होता है? देखिए, 15 इंटू 45 हमने लिखा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 15 को जरा ध्यान से देखिए। 15 को मैं लिख सकता हूं 10 प्लस 5 इंटू 45, ये पहली चीज। दूसरा, मैं इसी 10 प्लस 5 को 10 प्लस 10/2 के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ओके, ध्यान रखिए, ये कैलकुलेशन है, ये वैदिक मैथ्स का टेक्निक है जो कि आपको कैंपस प्लेसमेंट्स में या दूसरी एग्जाम जहां पे कैलकुलेटर नहीं मिलता वहां पर हेल्प करेगा टू ईज योर कैलकुलेशन। इंटू 45, तो इसका मतलब मुझे करना क्या है? किसी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और फिर 10/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 10/2 मतलब क्या हुआ? जो 10 का मल्टीप्लीकेशन था उसका हाफ। तो 15 इंटू 45 क्या हो गया? पहले तो 45 में एक 0 लगा दूंगा तो ये बन गया 450, और 450 का आधा, तो 400 का हाफ इज 200 और 50 का हाफ इज 25। तो इसी का आधा दैट इज 225 इसमें ऐड कर दूंगा। ओके, सो ध्यान रखिएगा, हम 15 से मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? जो नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसी को पहले तो 0 लगा दीजिए और उसका हाफ उसी में जोड़ दीजिए। जैसे कि मान लीजिए 23 को मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? आई विल सिंपली राइट 230 और 230 का हाफ कितना हो गया? 115। ओके, सो 230 प्लस 115 इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 23 एंड 15। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। सो यहां पर हमारा रिजल्ट आता है 6750। मतलब उस फोर्ट में 6750 लड्डू होने चाहिए, इतना फूड होना चाहिए इनके कंजम्पशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसने बोला कि 10 दिनों बाद तो 25 लोग चले गए, लेकिन 10 दिनों तक तो पूरा 150 लोगों ने कंजम्पशन किया। ओके, 25 लोग 10 दिन बाद गए, मतलब 11वें दिन से आपको 125 लोग ही मिलने वाले हैं कंजम्पशन करने के लिए। तो हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि 10 दिनों में कितना कंजम्पशन हो गया। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज देखिए, फूड का एक क्वांटिटी अमाउंट लिमिटेड है यहाँ पे, इसमें से कुछ अमाउंट तो कंज्यूम हो जाएगा इन 10 डेज में, और उसके बाद जो बचेगा हमें बेसिकली उस फूड के लिए कैलकुलेट करना है कि कितने दिनों में खत्म होगा। तो यहां पर अगर 150 लोग कंजम्पशन करते हैं 1 की रेट से और 10 दिनों तक करते हैं तो कितना कंजम्पशन हो गया? 1500, 1500। तो 1500 लड्डू खत्म हो गए। ओके, अब लड्डू बचे कितने? नाउ वी हैव टू फाइंड लड्डू बचे कितने। देखो 6750 थे, 1500 खा लिए, 10 दिन में ही खा लिए, तो बचे कितने? 5250, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन। सो 5250 लड्डू बचे। अब इन लड्डुओं को कौन कंज्यूम करेगा? दिस फूड विल बी कंज्यूम्ड बाय 125 men। ओके, नाउ जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, क्या इनकी रेट बढ़ जाएगी? क्या इनके फूड के कंजम्पशन की रेट बढ़ जाएगी? क्या 25 लोगों के जाने से ज्यादा लड्डू खाने लगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देयर रेट विल रिमेन ओनली 1। अब आप सोचिए, अगर एक पर्सन एक दिन में एक लड्डू खाता है तो 125 लोग एक दिन में
ऑब्वियसली 125 लड्डू खाएंगे, और उनके पास टोटल लड्डू कितने, 5250। तो 5250 लड्डुओं को कंज्यूम करने के लिए नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, अगर पर डे 125 लड्डू कंज्यूम होते हैं, सो आई विल से द टाइम रिक्वायर्ड विल बी 5250 अपॉन 125 इंटू 1। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। पहले हमने क्या करा था, इस तरह का टेबल बनाया था और फिर दो इक्वेशंस को इक्वेट करके हमने कैलकुलेट कर लिया था, फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लिया था। अब हमने इक्वेशन को पूरी तरह से हटा दिया, अब हम डायरेक्टली इस टेबल से ही आंसर निकाल सकते हैं। 125 लोग एक लड्डू पर डे कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक दिन के 125 का कंजम्पशन हुआ। 5250 टोटल एग्जिस्ट करते हैं, तो कितने दिनों में वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, दैट इज 5250 अपॉन 125 इंटू 1। सो दिस इज द number of days required to finish the food that is left. And can I say definitely that this is greater than 35? Yes, obviously I can say this. Why? Because 35 days तो तब लगते जब 150 लोग उसमें कंजम्पशन करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर 125 लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, 150 लोगों का खाना 125 लोग खा रहे हैं अपनी अलग रेट से, ओके, जो कि एग्जैक्टली रेट तो सेम ही है, तो उस नंबर ऑफ डेज जो है वो अलग लगेंगे। सो कमेंट में मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका नंबर ऑफ डेज में। ऑब्वियसली दिस इज नंबर ऑफ डेज, सो दिस हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखिए, अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करें ये बेसिकली कैसे क्वेश्चंस हैं, दिस आर द वर्क डन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि काम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस के बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, दैट इज वर्क डन बाय इंडिविजुअल। ओके, सो यू कैन नोट दिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने, जैसे कि मैंने कहा, हमने वर्क डन बाय ग्रुप को देखा कि ग्रुप में लोग जब काम करेंगे तो किस तरह से वर्क होगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्क डन बाय इंडिविजुअल, कि अगर इंडिविजुअल पर्सन्स काम करेंगे तब किस तरह से हमें वर्क के कैलकुलेशंस को करना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के थ्रू इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन सेज अब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, बी कैन डू इट इन 20 डेज। तो ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को, ओके, ध्यान रखिए, सेम वर्क, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम वर्क, द वर्क इज नॉट गेटिंग चेंज्ड, क्योंकि उसने क्या बोला, बी कैन डू इट मतलब वही का वही वर्क इन 20 डेज, सो इट कैन डू इट इन 20 डेज। फर्दर इट सेज दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड देन ए गोज अवे। तो किसी काम को ए 25 दिन में करता था, उसी काम को बी अकेला करता है तो 20 दिन लेता है, लेकिन दोनों ने जब साथ में काम करा तो साथ में सिर्फ 5 दिन काम करा, और 5 दिन के बाद ए चला गया, ए ने काम छोड़ दिया। तो आपको ये बताना है हाउ मेनी मोर डेज विल बी फिनिश द वर्क। तो बाकी का जो बचा हुआ काम है उसको खत्म करने के लिए बी को एक्स्ट्रा कितने दिन लगेंगे। तो देखिए, बी किस तरह से काम कर रहा है, बी पर्सन ए के साथ पहले तो दोनों मिलके करते हैं, जिसमें बी काम करता है साथ में, लेकिन उसके बाद ए चला जाता है, और ए के जाने के बाद अब बी को अकेले करना पड़ेगा। तो बी अकेला जब काम करेगा तो कितने समय में काम को कंप्लीट कर पाएगा, ओके, कितने एक्स्ट्रा डेज में। सो मोर डेज यहाँ पे क्यों बोला, इसलिए बोला बिकॉज 5 दिन बी को तो वो लगे जो उसने ए के साथ दिए थे, और एक्स्ट्रा दिन कौन से लगे, जब वो अकेले काम कर रहा था, जब ए ने काम छोड़ दिया था। सो यहाँ पर किस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं वो समझते हैं। देखिए, हमने लिखा मैन पावर, रेट, टाइम और वर्क डन, ये 4 वही पैरामीटर्स हमने वापस से यहाँ पे मेंशन कर दिए। सॉरी। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें बोला गया कि ए अकेला जब काम करता है तो 25 दिन लेता है। तो इस केस में क्योंकि ये वर्क डन बाय इंडिविजुअल्स है, मेरे पास मैन पावर के लिए कोई नंबर ऑफ पर्सन्स तो है ही नहीं, मेरे पास कोई क्वांटिटी तो है ही नहीं, तो इसलिए मैं यहां पर लिख दूंगा ए। सो मैन पावर में क्या लिख दिया हमने, ए, बिकॉज दिस इज द वर्क डन बाय इंडिविजुअल। सो जब भी इंडिविजुअल वाला वर्क डन आएगा, आप क्या करेंगे, मैन पावर में लिख देंगे ए। नाउ ए कितने दिनों में काम करता है, 25 डेज में ए काम करेगा, ओके। क्या काम करेगा अभी नहीं पता। बी की बात करते हैं, तो अगले कॉलम में हम बना देंगे बी को, तो बी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। सो बी 20 दिनों में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, हमने ए और बी दोनों को मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब आगे वो ये बोलता है कि दोनों मिलके काम करते हैं, जो कि 5 दिनों तक किया जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, ए को 25 दिन लगते हैं, बी को 20 दिन लगते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए प्लस बी जब साथ में काम करेंगे तो 20 + 25 डेज लगने लग जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ए अकेला करता है 25 दिनों में, तो क्या बी के साथ मिलके वो 45 दिन ले लेगा काम को कंप्लीट होने में? ऐसा नहीं होगा।
बेसिकली क्या होता है, वर्क डन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या ऐसा कहा जाए जो टाइम डिवोटेड है किसी काम को करने के लिए वो मैन पावर के इनवर्स प्रोपोर्शन में चलता है। ओके, अगर आपका टाइम बढ़ा देंगे, क्यों? क्योंकि मैन पावर कम हो रहा है, या फिर आप कहा जाए कि मैन पावर को बढ़ा दिया जाएगा तो आपका टाइम पीरियड, जो अमाउंट ऑफ टाइम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। दैट्स ऑब्वियस। कोई रोड बनानी है, उसमें अगर 10 लोगों को लगाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और 50 लोगों को लगाएंगे तो टाइम उस हिसाब से डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर ये फंडा हमें थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, अगर मान लो ए एक दिन में 5 वर्क करता है, 5 आवर्स या 5 वर्क पर डे करता है, ओके, और बी है वो एक दिन में 4 वर्क पर डे करता है, ओके, एक दिन में 4 वर्क करता है, 4 वर्क्स पर डे करता है। अब आप सोचिए, अगर ए एक दिन में 5 लड्डू बनाता है और बी एक दिन में 4 लड्डू बनाता है, तो जब दोनों साथ में काम करेंगे तो क्या होगा, दोनों के वर्क जो ये हैं पर डे के जो वर्क हैं ये ऐड हो जाएंगे, तो दोनों मिलके एक दिन में 9 लड्डू बनाने लग जाएंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब वर्क डन बाय इंडिविजुअल की हम बात करते हैं तो यहां पर 2 पर्सन्स के साथ में काम करने की वजह से उन दोनों की रेट्स ऐड हो जाती हैं। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेट्स ऐड हो जाती हैं। इसका मतलब अगर यहां पर ए और बी साथ में काम करेंगे तो ये टाइम ऐड नहीं होगा, इन दोनों की रेट्स ऐड हो जाएंगी। अब रेट हम कैसे निकालें? अब देखिए, जनरली आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, तो हम क्या कहते हैं, ए अगर 25 दिन में करता है तो वर्क को हम ले लेते हैं 1, और बी के लिए भी वर्क तो 1 का 1। तो ए अगर 25 दिन में एक वर्क करता है तो पर डे कितना कर रहा होगा, 1/25। बी 20 दिन में एक वर्क करता है तो पर डे कितना कर रहा होगा, 1/20। अब जब दोनों ही पर्सन साथ में काम करेंगे ए प्लस बी, तो इनका पर डे का वर्क हो जाएगा 1/25 प्लस 1/20। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब देखिए, यहां पर दोनों के साथ में काम करने की जो रेट है वो क्या है, 1/25 और 1/20, मतलब फ्रैक्शंस। तो जैसे कि फ्रैक्शंस आए ना, तो फ्रैक्शंस आप मान लीजिए दिस आर अनफ्रेंडली नंबर्स। फ्रैक्शन बहुत परेशान करते हैं और गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। सो हम कुछ ऐसा करते हैं यहां पर कि ये फ्रैक्शनल वैल्यूज हट जाए। कैसे हट जाए? देखो, यहां पर ए का रेट क्या है, 1/25। 1 क्या है बेसिकली, 1 इज द वर्क। 1 क्या है, जो आपने वर्क अज्यूम करा वो 1। यहां पे 1/20 में 1 क्या है, वर्क। तो वर्क को जब मैंने 1 लिया तो इन दोनों की रेट्स फ्रैक्शन में आ गई। क्या मैं वर्क को ऐसा कुछ नहीं ले सकता जिससे कि ये फ्रैक्शंस हट जाए? ओके, थिंक अबाउट इट, कैसे हो सकता है? सिंपल सा लॉजिक है कि वर्क को आप ऐसा वैल्यू ले लीजिए जो कि इस 25 से भी डिविजिबल हो और 20 से भी डिविजिबल हो। ओके, ऐसा क्या वैल्यू हो सकता है जो 25 से भी डिविजिबल हो और 20 से भी डिविजिबल हो? वी कॉल दिस एज एलसीएम ऑफ 25 एंड 20। एलसीएम क्या होता है? अब माइंड में एकदम से आया होगा लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बट नहीं, मैं आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा। आई एम नॉट आस्किंग यू द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम, व्हाट आई एम आस्किंग इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ठीक है, मान लिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम ऑफ 20 और 25 क्या हुआ? ऐसा सबसे छोटा नंबर जिससे जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, 20 से और 25 से। तो इमेजिन कीजिए ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 20 और 25 दोनों से डिविजिबल हो और सबसे छोटा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 1000, क्या 1000 है? ऑब्वियसली 1000 20 से और 25 दोनों से डिविजिबल है, 20 और 25 से। लेकिन क्या 1000 सबसे छोटा नंबर है? नहीं। 1000 की जगह पे हम इसको लेते हैं 100। अब 100 क्यों लिया हमने? बिकॉज 100 इज द एलसीएम ऑफ 20 एंड 25। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। इसलिए हम हर एक पॉइंट पर बिल्कुल डिटेल में एम्फेसाइज देके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा बेस मजबूत हो जाए, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करते समय इतना डिटेल में नहीं जाने वाले। ओके, बिकॉज सिंपल सी बात है, कुछ क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मुद्दा यही है कि हमें अप्लाई करना सीखना है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। कैसे? अब हम यहाँ पर बात करते हैं ए के रेट की। देखिए 25 दिनों में अगर 100 वर्क करता है, मतलब 100 लड्डू बनाता है 25 दिनों में, तो ए पर डे कितने लड्डू बना रहा है? 4। और बी अगर 20 दिनों में 100 लड्डू बनाता है तो पर डे कितने बना रहा होगा? 5। अब हमारे लिए ऐड करना आसान हो गया, और जब ए और बी साथ में काम करेंगे तो दोनों मिलके पर डे के 9 लड्डू बना सकते हैं। ओके, 9 लड्डू। अब आगे क्या बोला क्वेश्चन में उसने कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिनों तक साथ में किया। तो देखो ए और बी ने 9 के रेट से 5 दिनों तक अगर वर्क किया तो
तो कितना काम कर दिया, कितना कंप्लीट कर दिया, 9 5 are 45, सो इट मींस 45 लड्डू दोनों ने मिलके बना दिए। अब बचा क्या, उसने कहा कि ए फिर चला गया, ए ने तो काम छोड़ दिया, अब बचा हुआ काम किसको करना है, बी को, तो ये हमने लिख दिया बी। अब बी की रेट क्या है, बी की रेट है 5, क्या रेट चेंज हो रही है, नहीं रेट चेंज नहीं होगी, ए के जाने से बी की क्षमता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी की तो क्षमता वही की वही है, दे आर इंडिपेंडेंट टू डिफरेंट पर्संस। तो बी अपनी 5 की क्षमता से ही काम करेगा, लेकिन बी को काम कितना करना है, क्या बी को 100 वर्क करना है, नहीं, बिकॉज 45 तो ए और बी ने मिलकर कर दिया, तो बचा कितना 100 माइनस 45 मतलब 55, तो 55 वर्क को कंप्लीट करना है बी को, किस रेट से, 5 की रेट से, तो कितने दिन लगेंगे, जस्ट कैलकुलेट दिस, ओके, और कमेंट में मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है, नंबर ऑफ डेज यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर, ओके, सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन। ओके, सो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने ये सीखा कि कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, अगर वर्क डन बाय इंडिविजुअल हो, कि इंडिविजुअल लोग वर्क कर रहे हैं, तो कैसे हम उस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने ये सीखा है कि जब 2 लोग साथ में काम करेंगे तो उनकी रेट्स को ऐड कर देना है, टाइम को ऐड नहीं करना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम ऐड नहीं होगा, ओके, रेट्स ऐड होंगी। ना उसी कॉन्सेप्ट पे लेट्स डिस्कस अ लिटिल, थोड़ा सा लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, टफ तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें हम कुछ और भी थोड़ी चीजें ऐड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 50 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 60 days, ए एंड सी कैन डू इट इन 75 days, हाँ द नंबर ऑफ डेज दे विल टेक टू फिनिश इट, ओके, दे विल टेक टू फिनिश इट टुगेदर इज, मतलब अगर ये लोग साथ में काम करें, साथ में कौन कौन काम करे, ए बी और सी, देखिए 3 लोग हैं हमारे पास, ए बी और सी, ए और बी साथ में काम करते हैं तो 50 दिन में हो जाता है, बी और सी साथ में काम करते हैं तो 60 days लग जाते हैं, और ए और सी साथ में काम करते हैं तो इनको 75 days लगते हैं। तो अगर ये तीनों मिलके करें, मतलब ए बी और सी तीनों मिलके काम करें, तो इनको कितना दिन लगेगा इस काम को खत्म करने के लिए, ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन कि कितने दिन में काम खत्म होगा। तो अगेन जो हमने वर्क डन बाय इंडिविजुअल में कंसेप्ट सीखा, हम लिख देते हैं मैन पावर, रेट, टाइम और वर्क डन, ये 4 हमारे पास पैरामीटर्स हैं, इनको हम एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए कैन डू इट इन 25 days, बी कैन डू इट इन 20 days, लेकिन अब यहां पर बोलता है ए एंड बी कैन फिनिश इन 50 days, तो हम क्या करेंगे यहां पर, ए एंड बी बोला मतलब मैन पावर में हम लिख देंगे ए प्लस बी, ओके, क्यों, बिकॉज ए प्लस बी के कंबाइंड टाइम को हमें दिया हुआ है कि 50 मिनट लगते हैं, दोनों मिलके करते हैं 50 दिन लगते हैं, तो ए प्लस बी का टाइम हो गया 50 days, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट फेज बी और सी 60 days में कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारा कॉलम हो गया बी प्लस सी का 60 days। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आ जाएगा ए प्लस सी, अब ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 75 days में, तो ए प्लस सी का आ गया 75 days। नाउ अगेन वही हमारे पास प्रॉब्लम है पिछले जैसा ही, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास नंबर ऑफ डेज भी अवेलेबल है, सो कैन वी डिसाइड व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन, हम वर्क डन को क्या ले सकते हैं, तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर हम वर्क को 1 लेते हैं तो क्या होगा, ए प्लस बी की रेट आ जाएगी 1/50, इसकी 1/60 और इसकी 1/75, अगेन फ्रैक्शंस आ गए, तो क्या आप वर्क को ऐसा कुछ सोच सकते हैं जो कि फ्रैक्शंस को हटा दे, फ्रैक्शंस को अवॉइड कर दे, सो वी कैन से कि वर्क को हमें लेना चाहिए एलसीएम ऑफ 50, 60 एंड 75। सो क्या होगा एलसीएम, मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 50, 60 और 75 से डिविजिबल जो हो जाए। तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है, अब जैसा मैंने कहा पिछले क्वेश्चन में कि एलसीएम लेना था, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि आपने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, हमने वर्क को 100 लिया तो ए की रेट आ गई 4, और अगर मैं वर्क को 1000 ले लेता तो क्या होता, तो ए की रेट आ जाती 40, मतलब मेरे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई, बिकॉज ये तो प्रपोर्शन चल रहे हैं, अगर आप वर्क डन को जिस हिसाब से लेंगे उस हिसाब से आपका रेट भी एडजस्ट हो जाएगा, वर्क डन को 10 टाइम्स लेंगे तो रेट भी 10 टाइम्स आ जाएगा, वर्क डन को 1/10 लेंगे तो रेट भी 1/10 आ जाएगा। इट मींस यहां पर रेट और वर्क डन प्रोपोर्शन में चल रहे हैं, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज सच कि मैं वर्क को क्या ले रहा हूं। बस मुद्दा यही है कि वर्क को हम ऐसा वैल्यू लें जो कि 50, 60 और 75 तीनों से डिविजिबल हो जाए, ओके। तो सोचिए क्या हो सकता है वैल्यू, 50 और 60 से डिविजिबल, मतलब 5 और 6 से डिविजिबल क्या हो सकता है, 30, ओके, 30 और 50, 60 है तो 300, हम 300 लेते हैं, क्या 75
300 को डिवाइड कर सकता है ऑब्वियसली, 75 4 टाइम्स आर 300 हो जाता है। तो हम यहाँ पे वर्क डन को ले लेते हैं 300। आप चाहें तो वर्क डन को जरूरी नहीं है कि 300 ही ले, आपको लगता है कि नहीं वर्क डन को हम कुछ और वैल्यू भी सोच सकते हैं, 300 की जगह 3000 भी ले सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम। 600 ले सकते हैं, हाँ 600 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई भी नंबर ले लीजिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके नाउ अब देखिए a प्लस बी 50 दिन में 300 वर्क करते हैं तो पर डे कितना कर रहे होंगे 300/50 दैट इज 6। b प्लस सी 60 दिन में 300 वर्क करते हैं तो पर डे कितना कर रहे होंगे 300/60 दैट इज 5। और a प्लस सी 75 डेज में 300 मतलब पर डे इज 4। तो हमारे पास ये तो आ गया कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए पर डे कितना कितना वर्क कर रहे हैं। अब पॉइंट क्या है, मुझे तो निकालना है कि तीनों मिलके करें तो कितना दिन लगेगा, मतलब मुझे चाहिए a प्लस बी प्लस सी। कैसे निकालूंगा मैं a प्लस बी प्लस सी, देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो मैथ्स में हम क्या सीखते हैं कि साइक्लिक ऑर्डर वाली जो इक्वेशंस हैं x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, उन तीनों को हम ऐड कर देते हैं। तीनों को अगर साथ में ऐड कर देंगे सो विल फाइंड अ कंक्लूजन। कैसा कंक्लूजन, देखिए अगर मैंने इन तीनों को ऐड करा तो मेरे पास 2 बार a आ जाएगा, 2 बार b और 2 बार c, मतलब आई विल बी एबल टू फाइंड ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, जैसा कि हमने कहा वर्क डन बाय इंडिविजुअल में रेट्स ऐड हो जाएंगी, तो 6 + 5 + 4 दिस विल कम आउट टू बी 15। अब ये 15 आ गया किसका, देखिए 2a 2b और 2c की रेट अगर 15 है तो a प्लस बी प्लस सी की रेट कितनी होनी चाहिए, इमेजिन कीजिए जरा, दैट विल बी 15/2। मैंने क्या करा, वर्क नंबर ऑफ पर्संस को आधा कर दिया, तो इसलिए a प्लस बी प्लस सी की रेट कितनी आ गई 15/2। ओके 15/2। अब a प्लस बी प्लस सी 15/2 की रेट से 300 वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। नाउ दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछता है कि तीनों मिलके करें तो यहां पर नंबर ऑफ डेज दैट a प्लस बी प्लस सी विल टेक विल बी 300/15/2। दिस विल बी योर आंसर। ओके सो आंसर मुझे बताइए कमेंट में क्या आ रहा है इसको सॉल्व करके। अब ये जो क्वेश्चन है हमने तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि a प्लस बी प्लस सी तीनों करे तो कितना दिन लगेगा। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा और एक चीज ऐड कर दूं और आपसे ये पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर a अकेला करे तो कितना दिन लगेगा, हाउ मेनी डेज विल a टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो a अकेला, तो a के अकेला करने के लिए हमें a की रेट पता करनी जरूरी है। अब आप रेट कैसे पता करेंगे, रेट को पता करने का तरीका क्या है, देखिए a प्लस बी प्लस सी की रेट कितनी आ गई 7.5 a प्लस बी प्लस सी की रेट, मतलब तीनों मिलके 7.5 वर्क करते हैं। अब मुझे अगर a अकेले का चाहिए तो क्या करना है, b और c को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करूं, देखिए b और c मिलके 5 वर्क करते हैं जिसमें से, और a प्लस बी प्लस सी मिलके 7.5 करते हैं, तो a कितना कर रहा होगा पर डे, a कितना कर रहा होगा 7.5 में से ये 5 को कम कर देते हैं, b प्लस सी को हटा देते हैं, तो a का वर्क आ गया पर डे का 2.5। अब a का वर्क आ गया हमारे वर्क आ गया पर डे का, और टोटल वर्क कितना है 300। सो आप फाइंड कर सकते हैं a को कितना दिन लगेगा इस वर्क को कंप्लीट करने में, दैट विल बी 300/2.5। क्या सिमिलरली आप b के लिए भी बता सकते हैं, यहाँ पे चेक करिए जरा सॉल्व करके b, और सिमिलरली बताइए अगर c अकेला करे तो कितना दिन लगेगा। सो यहाँ पर b का रेट निकालिए, b का रेट कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी का 7.5 है, a और c को एलिमिनेट करना है, तो a और c का रेट कितना है जरा चेक करिए 4। तो a और c मिलके 4 वर्क करते हैं, a b c मिलके 7.5 वर्क करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है b अकेला 3.5 वर्क कर रहा होगा। ओके सो यू कैन कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय b। इसी तरह से रेट कैलकुलेट करिए c की और टाइम कैलकुलेट करिए c का। सो ये जो आंसर्स हैं 1 2 3 4 और 5, ये पांचों आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में बताइए एंड देन वी विल डिस्कस इट फर्दर। सो कुछ आपको प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट आ रहा हो, सो डेफिनेटली यहाँ पर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में आप और क्या टॉपिक में डिस्कस करना चाहते हैं। सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन एंड विल कंटिन्यू।